हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने आया हूँ भाई एक मैसेज लेकर। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे भाई अब हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम लोग देखते हैं कि छोटी क्लासेस हमारी जो हैं उनके भी एग्ज़ाम अब शुरू होने जा रहे हैं। और क्योंकि कोरोना कॉल में ऑलरेडी हमारा सेशन लेट हो चुका है, तो बाकी बोर्ड के एग्ज़ाम भी हमारे, क्योंकि भाई सभी प्रदेशों में और सीबीएसई का भी अगर हम लोग बात करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम्स 4 मई से शुरू होने जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा जो हमारे बच्चे हैं भाई अलग अलग कक्षाओं में या क्लासेस में, उनके बारे में थोड़ा सा मैं मोटिवेशन देना चाहता हूँ। तो 9th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, या फिर और छोटी क्लासेस के बच्चे हैं। स्पेशली मैं कैसा कहना चाहता हूँ कि भाई जो 10th और 12th के बच्चे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं संदेश देना चाहता हूँ, 2-3 चीज़ें। तो देखिए बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं। आपके मन में या बच्चों के मन में या पेरेंट्स के मन में कुछ शंकाएं होती हैं। पहली शंका हमारी क्या होती है कि भाई अब बोर्ड एग्ज़ाम आ गए हैं, अब हम अपनी पढ़ाई कैसे करें, कैसे हम अपने आप को ये है कि भाई अपने सब्जेक्ट जो हमारे पास हैं उनमें हम अपने आप को माहिर बनाएं। तो पहला सवाल ये है कि हम अपनी पढ़ाई किस तरीके से करें। दूसरा सवाल ये है कि भाई हमें ये लगता है कि हम पढ़ते तो हैं। एक आम बच्चे की सोच ये होती है कि मैं पढ़ता तो हूँ यार, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। तो हाँ, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा सवाल भी बिल्कुल जेन्युइन है। तो इन्हीं सवालों का कुछ मैं जवाब लेके आपके सामने आया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई आप किसी भी क्लास में हो, लेकिन सबसे पहली हमारी कमी क्या होती है कि हमें अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको रेगुलर रखना चाहिए, रेगुलरिटी हमें मेंटेन करनी चाहिए। होता क्या है कि जब भाई एग्ज़ाम आते हैं, तब जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन उससे दिक्कत होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी चाहिए। अब आपको क्या करना है तो वो देखिए आप। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाना है। तो आप एक अपना सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाएं। वो स्टडी जिसमें आपको खुद ब खुद कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हैं स्टडी के लिए। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आपको 4-5 घंटे दिन में डिवोट करने चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, एटलीस्ट 10वीं और 12वीं क्लास वाले स्टूडेंट्स को। इस समय में 4-5 घंटों में बच्चों आप लोग ये ध्यान रखना कि आपका जो ट्यूशन वाला टाइम है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने ट्यूशन पढ़ ली, मैं ट्यूशन पढ़ाया या कोचिंग में गया था तो मेरा कोटा आज का कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, ट्यूशन से कभी भी भला होने वाला नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ट्यूशन से कभी भला नहीं होगा। आपका जो मार्क्स आएंगे, आप जो मार्क्स ऑब्टेन करोगे, आपके पास जो नॉलेज होगी वो आपकी सेल्फ स्टडी से आएगी, ठीक है। आप ये भी अदरवाइज मत लें, क्योंकि मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं भी कोचिंग लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई ट्यूशन गलत है, ट्यूशन आपके गाइडेंस के लिए होती है, लेकिन आप उसको अपने स्टडी टाइम में इंक्लूड मत करें। तो इस सेपरेट आप 4-5 घंटे निकालें और अपना 1-1 घंटे का टाइम टेबल बनाएं। मान लीजिए एक दिन का आपने शेड्यूल बना लिया कि 1 घंटे मुझे मैथ पढ़ना है, 1 घंटे मुझे फिजिक्स पढ़ना है, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटे मुझे इंग्लिश पढ़ना है, इस तरीके से। और पूरे वीक के लिए आप अपना बनाइए, ठीक है। फिर आपको उस टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि आपका जो सबसे टिपिकल सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो उसको तो आप ये मान के चलिए कि 1 घंटा पर डे आप दीजिए, 7 दिन दीजिए। इसके साथ जैसे फिजिक्स का सब्जेक्ट है, फिजिक्स के सब्जेक्ट को आप हफ्ते में 1-1 घंटा देके मतलब 5 दिन आप लगा सकते हो, फिजिक्स के लिए डिवोट कर सकते हो। सिमिलरली आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, या फिर भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारा है, हिंदी इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, उनको आप इस तरीके से रेगुलरिटी में डिवाइड कर दीजिए। तो एक इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा
कि हमने देखा कि कई बार बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाते हैं भाई, 99% तक पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे हमारे 40% पे अटके रहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो ऐसा नहीं है कि भाई जिसके 40% आए उसके पास दिमाग कम है या आईक्यू लेवल कम है या इंटेलिजेंसिया कम है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं है, ये आप अपनी गलतफहमी है वो निकाल दीजिए दिमाग से कि अगर आपके 40% आए हैं मार्क्स तो आप 99% भी ला सकते हैं। सिर्फ आप में और 99% वाले बच्चे में फ़र्क ये है कि वो 99% वाला बच्चा वो रेगुलर होता है, पूरी साल वो अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हुए चलता है। और आपके 40% इसलिए आए हैं कि आपने रेगुलरिटी फॉलो नहीं की है, आपने अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं किया है। आप हो सकता है भाई आपने 2-4 महीने ऐसे ही निकाल दिए हों, बिना पढ़े बस काम चलाओ, है ना। और मम्मी पापा से कह दिया होगा कि देखो मैं तो ट्यूशन पढ़ने गया था, मैं तो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कई पेरेंट्स भी बेचारे भाई नहीं समझ पाते कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये रेगुलरिटी और आपका एक रेगुलर टाइम टेबल ये बहुत ज़रूरी है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी मैं कहता हूँ कि भाई जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम आते हैं, जैसे 40-50% हैं, उनको भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। होता ये है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो सक्सेस है लाइफ में वो मार्क्स से जुड़ी हो कि भाई बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप ज़्यादा सक्सेस होंगे लाइफ में, या आपके कम मार्क्स आएंगे तो आप बिल्कुल फेलियर्स में काउंटिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये तो है ही भाई कि चलिए हम जहाँ पे हैं, हम अगर स्टडीज़ में हैं और 10th में हैं या 12th में हैं तो जितना अच्छा हम कर सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छा एक एडवांटेज है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि भाई आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। तो बच्चों, तो एक चीज़ तो मैंने ये क्लियर कर दी है कि आपको रेगुलर अपना एक टाइम टेबल फॉर्म करना है। दूसरी बात, हमारा दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बच्चों, होता क्या है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं टूर के लिए किसी दूसरे शहर में गया। सपोज करिए मैं भाई जयपुर गया और जयपुर में मैंने देखा कि भाई मैं हवा महल गया, ठीक है। और मैंने और भी जो वहाँ पे जयपुर का किला वगैरह है या और भी चीज़ें जयपुर में होंगी, मैंने घूमा वहाँ पे और घूम घाम के फिर मैं वापस आ गया। और फिर मैं 1 महीने बाद फिर जयपुर जाता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि मैं रास्ता वहाँ का भूल गया हूँ। हवा महल मैं कहाँ से गया था मुझे आइडिया नहीं है। तो मित्रों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि मैं एक ही बार मैं गया हूँ जयपुर, तो जाहिर सी बात है कि वो जो रास्ते हैं वो मेरे दिमाग से उतर जाएंगे। लेकिन उसी रास्ते पे आपने देखा होगा कि अगर हम एक ही शहर के बार बार अगर रोज़ चक्कर लगाते हैं और रोज़ हम उसी रास्ते से गुजरते हैं तो वहाँ हमें क्या हो जाता है कि आंख बंद करके भी अगर चलेंगे तो हम आसानी से, हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। मतलब हम अगर दिमाग इधर उधर भी हमारा होगा तो भी हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पे एक चीज़ हो गई है कि जिस रास्ते से आप रोज़ रोज़ गुजरेंगे उससे आप ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे। और अगर आप एक ही बार गुजर गए तो आप उम्मीद ना करें कि आप उस रास्ते से अपनी मंजिल पे दोबारा बिना पूछे पहुंच जाएंगे। स्टडीज़ में भी मित्रों यही होता है और स्पोर्ट्स में भी यही होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और आपको देना चाहता हूं कि सपोज करिए क्रिकेट एक गेम है, ठीक है। और भाई मैंने सोचा, मैंने कभी क्रिकेट छुई नहीं, मतलब खेली नहीं है, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ कि ये बैट है, ये बॉल है, ये विकेट है, और मुझे भेज दिया जाए वहाँ वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो मेरी दशा क्या होगी? मेरी दशा ये होगी कि मैं अपने हाथ पैर या तो तुड़वा के आ जाऊंगा। तो मैं वो वर्ल्ड कप की छोड़िए, मैं वहाँ एक रन भी बन जाए मुझसे तो वो भगवान भरोसे है, और नहीं बना तो भी हो सकता है मैं 0 पे आउट होके आ जाऊं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ। मेरे में एक कमी है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक कहावत है हमारी इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी मालूम है कि मेरे एक सिचुएशन मेरे सामने आती थी कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचता था तो मैंने देखा कि यार डेरिवेशन में एक स्टेप मैं भूल गया हूँ। एक ये यहाँ पे याद नहीं आ रहा, कुछ था यहाँ पे स्टेप, लेकिन मुझे बाद का याद है और पहले का याद है, वो स्टेप नहीं ध्यान आ रहा है।
इसी वजह से मेरा क्वेश्चन भी अटक गया, या मेरा कोई न्यूमेरिकल होता है वो अटक जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस मजबूत नहीं है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो है, कई बच्चे मैंने ये देखा है कि वो उन्होंने बुक खोली या कॉपी खोली और उसी में से बस रीडिंग कर ली और उन्होंने देखा कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि आप रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने से आपके दिमाग में रिटेन हो जाएगा। रीडिंग के बजाय आप राइटिंग को भी प्रेफर करें, क्योंकि ये चीज़ होती है कि बहुत सारी चीज़ें स्टडीज़ में आप रीडिंग से भाई पिकअप कर लेंगे, डेफिनेशंस वगैरह या थ्योरी, लेकिन जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है उसको आपको लिख लिख के करना चाहिए। तो आपको लिखने की भी आदत होनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स में भी अगर हम ये देखें कि भाई हम किसी क्वेश्चन को रीड करके मैंने देखा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँगा, लेकिन मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा तो वही क्वेश्चन मुझे धोखा दे जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो एक क्वेश्चन मुझे लिख लिख के करने की ज़्यादा आदत होनी चाहिए। लिख के अगर आप करेंगे तो आप ज़्यादा कन्वीनियंटली कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि भाई लिखने से हमारी जो मेमोरी पावर है वो ज़्यादा परसेंटेज में हमें मिलती है। तो एक बार रीड करना और एक बार लिखना, तो लिखने से हमारी जो मेमोरी पावर है वो 3 गुना हमें याद रिटेन कर जाएगा हमारे माइंड में। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, राइट। तो इसमें मैं ये कहना चाहता था कि आप अपना कोई भी सब्जेक्ट हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ या बायो हुआ, तो उन सभी सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना होता है, आप उनमें प्रैक्टिस करिए। मतलब एक चीज़ जो आपने पढ़ ली है उसको दोबारा फिर रिव्यू करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए। और जैसे डेरिवेशंस हैं या डायग्राम्स वगैरह हैं उनको भी आप बार बार बनाइए। तो धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे। फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप उनको भूलेंगे नहीं, आप आसानी से उनको बना पाएंगे। और मित्रों, अगर आपने एक ही बार बनाया है तो ये ज़रूर आप मान लें कि वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो डायग्राम नहीं बनने वाला है, उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फिर हमारी शिकायत क्या होगी बच्चों कि पेपर सर बहुत लेंदी था। नहीं, पेपर लेंदी नहीं होता है। हाँ, हमने सही से प्रैक्टिस नहीं की, हमने अपनी स्टडीज़ को सही से मैनेज नहीं किया है, कहीं ना कहीं ये हमारी फॉल्ट है। तो अभी भी हमारे पास समय है, क्योंकि अभी फरवरी चल रही है, फरवरी में अभी भी भाई लगभग 1 हफ्ता तो बाकी है। तो आप लोग कोशिश करें, अभी से लग जाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करें, बार बार रिवीजन करें, और मैं आपको एश्योर करता हूं आपके सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ और यहाँ भाई नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ और आपके लिए नॉलेज लेकर। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि और भी वीडियोस जो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स ए लॉट।